बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास का। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सब बच्चों को याद रखना है। पहला, संतुलित भोजन। परिभाषा याद रखनी है कि संतुलित भोजन की परिभाषा, संतुलित भोजन की परिभाषा होती है ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी प्रमुख अवयव उपस्थित होते हैं, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें सभी अवयव उपस्थित होते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि जो है संतुलित भोजन की परिभाषा होगी ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित होते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। जैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होती है, औसत उनकी मात्रा निश्चित होती है और निश्चित मात्रा होती है, तो उसे कौन सा भोजन कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। दूसरा शब्द आता है कि दूसरा पॉइंट आता है, अपन बात करते हैं विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो अपने सिलेबस में है पहला विटामिन ए। विटामिन ए और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसे रोग को कहते हैं रतौंधी। क्या कहते हैं? रतौंधी। और रतौंधी का मतलब होता है कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना। ठीक है। और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। दूसरा होता है विटामिन बी1 और विटामिन बी1 की कमी से रोग होता है बेरी, जिसमें बीपी का बढ़ जाना और हृदय का आकार थोड़ा सा बढ़ जाना। तीसरा जो सबसे ध्यान रखना, विटामिन सी और विटामिन सी की कमी सी से स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों में से खून का आना। ठीक है। यहाँ से खून आना, मसूड़ों से खून आना। और सी स्कर्वी जो पाया जाता है इसके स्रोत होते हैं खट्टे पदार्थों में। किसमें पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में, जैसे इमली है, टमाटर है, नींबू है, संतरा है, मौसमी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, उसके बाद में आता है विटामिन डी। और विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी और डी की कमी से होता है रिकेट्स। छोटे बच्चों में जो होता है रोग रिकेट्स, हड्डियों का कमजोर हो जाना। हड्डियों का क्या हो जाना? कमजोर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पतली पतली हड्डियां होती है और थोड़ी से अपन उसको उठाते हैं या वो थोड़ा सा दौड़ भाग करता तो कई बार हड्डियां टूट जाती है। मतलब उसमें कौन सी कमी है? विटामिन डी की कमी है। और इसका जो स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल, तो उनको सुबह सुबह सूर्य जब उदय होता है तब उसको जो है सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, जिससे उसको कौन सा मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो ध्यान रखना, चार तो यहाँ विटामिन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी1 बेरी, सी स्कर्वी और डी रिकेट्स। नेक्स्ट बात होती है, एक होता है प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से और प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। एक तो होता है मरमस और दूसरा होता है क्वासिक्योर। मरमस और क्वासिक्योर। मरमस में बच्चा मरे जैसा होता है, बहुत पतली पतली हड्डियां। और क्वासिक्योर जो रोग होता है उसमें आपने देखा थोड़ा बच्चा फूला हुआ होता है और उसमें जो है मजबूती नहीं होती है। तो ध्यान रखना, प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग की बात पूछ ले तो एक है मरमस और दूसरा है क्वासिक्योर। नेक्स्ट बात करें कि ये हो गए। उसके बाद में अपन देखते हैं तंबाकू। ठीक है। तंबाकू, और आपको पता है तंबाकू से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम तंबाकू का नाम होता है, वैज्ञानिक नाम।
अब देखो निकोटिएना टोबेकम जब वैज्ञानिक नाम है तो इसमें एक रसायन पाया जाता है। कौन सा रसायन? उस रसायन का नाम होता है निकोटीन। कौन सा रसायन है? निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। अब बात करते हैं हम उसके बाद में, तो तुम ध्यान रखना कि तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटिएना टोबेकम और रसायन कौन सा है? रसायन पाया जाता है निकोटीन। उसके बाद में आता है अपने जो है अफीम। अफीम का देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं अफीम से कि अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है, और वैज्ञानिक नाम मेरे हिसाब से सबको पता होगा, पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। अब बात करते हैं कि अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। अब बात करते हैं कि जो है अफीम में कितने प्रकार के रसायन पाए जाते हैं? लगभग 30 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, और 30 प्रकार के जो रसायन है उनमें 2 रसायन मुख्यतया है। एक होता है मॉर्फिन और दूसरा होता है कोडीन। एक होता है मॉर्फिन और दूसरा होता है कोडीन अफीम में। अब बात करते हैं कि अफीम कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, तो इसके कच्चे फलों से प्राप्त किया जाता है। और ध्यान रखना अफीम के बीजों को क्या कहा जाता है? तिजारा कहा जाता है। अफीम के बीजों को क्या कहा जाता है? तिजारा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अफीम हो गया जो मुख्यतः क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। उसके बाद में अपन बात करें कि उसके बाद में है एक गुटखा। गुटके जो है गुटखा सुपारी तंबाकू और दूसरे रसायनों से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं कि सर गुटखा जो होता है, उस गुटखा खाने से एक तो होता है कैंसर, पर एक मुख्यतया रोग है जिस रोग का थोड़ा ध्यान रखना कि गुटखा खाने से ऐसा रोग होता है इनमें मुंह पूरा नहीं खुल पाता है और छोटा मुंह रहता है, और जबड़े की जो ये पेशियां हैं ये अकड़ जाती है और कठोर हो जाती है, और इस रोग को कहा जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। तो पूछा जाता है गुटखा खाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो गुटखा खाने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक होता है अल्कोहल की बात करते हैं कि अब अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल जिसे अपन अपनी भाषा में मदिरा कहते हैं या शराब कहते हैं। अब बात करते हैं, कई बार पूछा जाता है कि अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? अल्कोहल का रासायनिक सूत्र ध्यान रखना C2H5OH होता है। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है, जिसे एथिल अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथिल अल्कोहल कहा जाता है। एथिल अल्कोहल कहा जाता है। अब बात करते हैं कि अल्कोहल के सेवन से व्यक्ति को क्या क्या नुकसान होते हैं। आर्थिक नुकसान है, सामाजिक नुकसान है, ठीक है, शारीरिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है। तो ध्यान रखना, चाहे तंबाकू हो, चाहे अफीम हो, चाहे कोई सा भी नशीला पदार्थ हो, तो उनसे आर्थिक नुकसान होगा, सामाजिक नुकसान होगा, मानसिक नुकसान होगा और शारीरिक नुकसान होता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे भी पूछा जाता है, कोई सा भी दे देगा तो इसे तंबाकू खाने से कौन कौन सी हानियां होती है या स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपने को ध्यान रखना है। जैसे अल्कोहल पीने से एक रोग हो जाता है जिसे कहा जाता है अल्कोहलिक सिरोसिस, या इसी को जो है लिवर सिरोसिस नामक रोग भी कहा जाता है। और लिवर सिरोसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिवर सिरोसिस जिसमें लीवर खराब हो जाता है अल्कोहल
पीने से। नेक्स्ट बात होती है, इसके बाद में अपन बात करें कि इसके बाद में आता है रक्त दाब, जिसे कहा जाता है अपनी भाषा में कहते हैं बीपी, या इसी को रक्तचाप कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य का सामान्य रक्त दाब कितना होता है, और मनुष्य का सामान्य रक्त दाब होता है 120/80 mm ऑफ Hg, या आपको तो केवल 120/80 ध्यान रखना है। इन दोनों से हाई हो जाएगा, जैसे 140/90 तो वो हाई बीपी के नाम से जाना जाता है। इनसे कम हो जाएगा, जैसे 110/70 या और कम, तो उसे कहा जाता है लो बीपी। कहते हैं ना, किसी के तो हाई बीपी हो गए, किसी के लो बीपी हो जाती है। तो ध्यान रखना कि हाई बीपी और लो बीपी में क्या फर्क है, कि 100 सामान्य है, सामान्य से ज्यादा होगा तो हाई बीपी हो जाएगा, और सामान्य से कम होगा तो क्या हो जाएगा, लो बीपी हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जब अपना हृदय रक्त को पंप करता है तो क्या होता है कि वो ज्यादा धड़कता है, और ज्यादा धड़कता है तो हृदय से निकलने वाले रक्त की मात्रा भी ज्यादा होती है, और ज्यादा होने के कारण क्योंकि धमनियां पड़ जाती है, आगे अपन दूसरे चक्कर में पढ़ेंगे कि धमनी और सिरा। देखो अपन बात करते हैं कि हाई बीपी में क्या होगा। देखो उच्च रक्त दाब, देखो अपन सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं मोटर और पाइप की। सबने देखा हुआ है, जैसे बात करूं मेरे पास में 2 HP की मोटर है और 2 इंची पाइप है। ये सामान्य है कि भाई 2 HP की मोटर है और 2 इंची पाइप है, तो सामान्य जितना रक्त हृदय से निकल रहा है उतना का उतना रक्त क्या जा रहा है, धमनियों और सिरों में जा रहा है, धमनियों में जा रहा है। अब क्या हुआ कि अब हृदय ज्यादा धड़कने लग गया, मतलब मोटर ज्यादा पावर की लेके आगे, आप तो मोटर लेके आगे 5 HP की, और पाइप तो वही रहेगा ना, धमनियां तो वही है। अब क्या होगा कि 5 HP की मोटर ज्यादा चलेगी, और ज्यादा चलेगी तो पाइप क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। और इसीलिए कई बार हृदय जो है ज्यादा धड़कता है, मतलब हाई बीपी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की धमनियां या रक्त जो है रक्त नलियां फट जाती है, और जिससे कई बार पैरालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट बात करें लो बीपी वाला मामला, ये सामान्य है। अब की बार क्या हुआ कि मोटर आप 1 HP की लेके आ गए, पाइप वही है 2 इंची का, तो क्या होगा कि जो अब मोटर कम चलेगी तो पाइप में पानी कम जाएगा, वही चल रहा है अपने रक्त पानी की जगह। तो अब क्या होगा कि शरीर के सभी अंगों को आवश्यकता अनुसार जो है रक्त की मात्रा नहीं पहुंच पाएगी, और रक्त तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो व्यक्ति के जो है मस्तिष्क, किडनी और यकृत पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये 15-16 क्वेश्चन है जो सब बच्चों को ध्यान रखने हैं, जिससे अपना चैप्टर एक बार और रिवाइज हो जाए। एक बार और देख लेना कि सामान्य रक्तदाब कितना होता है, और इसके अलावा आप पढ़ना चाहे तो बढ़िया है, पर इनको तो आप जरूर देखें।